बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, उनको हमने कंप्लीट पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। 4 इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं और 1 इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन के अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी बनती है और इसमें जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज़ होगा। तो जो प्रोडक्ट इसमें बनेगी वो होंगे एपॉक्साइड्स। जो प्रोडक्ट बनती है वो इसमें एपॉक्साइड्स बनते हैं। क्या होते हैं ये भी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जो कैटालिस्ट इस रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, कैटालिस्ट ये होगा सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। ये कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। अराउंड अबाउट 300 से 400 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए। तो अल्कीन के अंदर सबसे सिंपल अल्कीन हम लेते हैं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। एयर के साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है या ऑक्सीजन के साथ भी इसको मिक्स करते हैं इस इथीन को। ऑक्सीजन भी गैस होती है, इथीन भी गैस होती है। इसको सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से पास किया जाता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ मिक्स करेंगे और इसको पास करेंगे हॉट कैटालिस्ट के ऊपर से। सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट तकरीबन 300 सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें 1 मोल इथीन के अंदर ऑक्सीजन का हाफ मोल ऐड होगा। 1 मोल इथीन के अंदर ऑक्सीजन का हाफ मोल ऐड होगा, या इसको ऐसे कह लो कि 1 मॉलिक्यूल इथीन के अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम ऐड होता है। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल का मतलब हमने ऑक्सीजन का 1 एटम लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में नहीं पाई जाती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हमने 1 एटम इस तरह से शो करते हैं। 1/2 O2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये 1 एटम इस 1 मॉलिक्यूल में ऐड होगा। या ऐसे कह लो कि इथीन के 1 मोल में हाफ मोल ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे आपने इसको समझना है वैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का 1 एटम है ये यहाँ से इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन का एटम इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगी CH2, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन ऐड होगा ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। इस तरह की साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगी। इनको हम एपॉक्साइड्स कहते हैं। इथिलीन एपॉक्साइड कह दिया जाता है, इसको इथिलीन एपॉक्साइड कहते हैं। जनरली इसको हम एपॉक्साइड कहते हैं जब ऑक्सीजन 2 कार्बन्स के साथ इस तरह से रिंग बना रहा हो तो इन प्रोडक्ट्स को एपॉक्साइड कहते हैं। इस तरह से प्रोपीन के साथ रिएक्शन लिखना हो तो इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे प्रोपीन के साथ। अगेन ऑक्सीजन का हाफ मोल, या ऐसे कह लो कि ऑक्सीजन का 1 एटम ऐड होगा। सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा। 300 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये ऑक्सीजन ऐड होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी CH3CH। डबल बॉन्ड ख़त्म होकर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये एपॉक्साइड प्रोडक्ट बनेगी। अब इन एपॉक्साइड्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपॉक्साइड्स जो हैं ये इंडस्ट्री में ग्लाइकोल्स बनाने के लिए काम में आते हैं। ग्लाइकोल्स एक्चुअली डाइओल्स होती हैं। डाइओल्स मतलब ऐसी अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उनको डाइओल्स कह दिया जाता है। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो अगर 2 मुख्तलिफ कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, ये वाले OH ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अगर 2 मुख्तलिफ कार्बन के ऊपर ये वाले ग्रुप आ जाएं तो उसको हम ग्लाइकोल कह देते हैं। एक लफ्ज़ विसिनल ग्लाइकोल भी इस्तेमाल होता है, विसिनल ग्लाइकोल्स।
विसिनल ग्लाइकोल्स क्या होती तो ये ग्लाइकोल्स ही हैं, लेकिन अगर दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएं तो इसको फिर विसिनल ग्लाइकोल कह देते हैं। या ग्लाइकोल्स जनरली हम कहते हैं कि जब दो मुख्तलिफ कार्बन एटम्स के ऊपर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप आते हैं तो उनको ग्लाइकोल्स कहा जाता है। तो इंडस्ट्री में ये जो एपॉक्साइड्स हैं, ये एपॉक्साइड्स ग्लाइकोल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे ग्लाइकोल्स की मदद से मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर बनाए जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन होता है, कैटालिस्ट याद रखना है, प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, एपॉक्साइड्स बनते हैं। और एपॉक्साइड का आगे फर्दर क्या यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर, उस चीज़ को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, इसको ज़रा अच्छी तरह से आपने देखना है। उस रीजेंट को हम कहते हैं बायर्स रीजेंट या बेयर्स रीजेंट भी कह दिया जाता है। ये वाला रीजेंट इस्तेमाल होता है, ये साइंटिस्ट का नेम है, उसने ये रीजेंट बनाया था तो उसी के नेम के ऊपर इसका नेम है बेयर्स रीजेंट। ये होता क्या है बेयर्स रीजेंट? ये होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, यानी KMnO4 के सोल्यूशन के अंदर थोड़ी सी अल्कली ऐड कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं अल्कलाइन KMnO4। ये तकरीबन 1% होता है, यानी इतना डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है हमने। और ये जो 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 होता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी KMnO4 को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसको एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा, यानी एसिडिक KMnO4 यूज़ करना पड़ेगा अगर हम इसको एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना चाहते हैं। इसी को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बनाया जा सकता है KMnO4 को। अगर हम KMnO4 को अल्कलाइन सोल्यूशन में ले लें, अल्कली के अंदर ले लें, यानी अल्कली इसमें थोड़ी ऐड कर दें तो फिर इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, इसीलिए KMnO4 को हमने किस में लिया? अल्कली के अंदर, यानी अल्कली इसके अंदर ऐड की ताकि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो इस रीजेंट को हम कहते हैं बेयर्स रीजेंट। अब इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइकोल बनती हैं, ग्लाइकोल्स के बारे में मैं आपको लास्ट रिएक्शन में भी बता चुका हूँ। विसिनल ग्लाइकोल्स बनते हैं। विसिनल ग्लाइकोल्स यानी दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप आते हैं, इसको विसिनल ग्लाइकोल्स कहा जाता है। और ये रिएक्शन का जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अल्कीन और अल्काइंस में अनसैचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो KMnO4 का सोल्यूशन है ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। जैसे ही हम इसको अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर ऐड करते हैं तो इसका जो पर्पल कलर है, जो पिंक कलर है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जिस सोल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं या तो वो किसी अल्कीन का सोल्यूशन है या अल्काइन का सोल्यूशन है। तो ये अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। तो बेयर्स टेस्ट में यही रीजेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम बेयर्स रीजेंट कहते हैं। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होता है। एक्चुअल मैकेनिज्म की तरफ तो नहीं हम जाएंगे, जनरल में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन किस तरह से होता है, तो आपने उसको देख लेना है। अल्कीन के अंदर सबसे सिंपल हम अल्कीन लेंगे इथीन, इसके अंदर हम ऐड करेंगे KMnO4, 1% KMnO4 का सोल्यूशन ऐड करेंगे और साथ वाटर। रिएक्शन की स्टोइचोमेट्री देख लेनी है। 3 मोल इसमें अल्कीन इस्तेमाल होगा, 2 मोल इसमें KMnO4 इस्तेमाल होगा और 4 मोल्स वाटर के इस्तेमाल होंगे। और टेम्परेचर जो है वो कम रखना है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कोल्ड लिख देना है, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इसे कह देते हैं। अब रिएक्शन किस तरह से होगा? ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो हाइड्रोजन है वो आते हैं वाटर से। ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन ये मिलके जनरेट करते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप।
ये मिलके जनरेट करते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। वो हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे जाके ऐड होते हैं। एक हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन पे ऐड होगा, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन पे ऐड होगा और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो दो हाइड्रोक्सल ग्रुप आएंगे, एक इस कार्बन पे ऐड होगा, एक इस कार्बन पे ऐड होगा, बाकी जो बनेंगे वो बन जाएंगे 2MnO2, ये प्रोडक्ट बनेगी और इसके साथ बनेगा 2KOH। तो ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। इस रिएक्शन में ग्लाइकोल्स बनते हैं, ये ग्लाइकोल्स हैं और ये कलरलेस होते हैं। ग्लाइकोल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये किस कलर का होता है, पिंक कलर या पर्पल कलर का होता है। तो जैसे ही हम KMnO4 के सॉल्यूशन को किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करते हैं तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद ये ग्लाइकोल्स बनते हैं। ग्लाइकोल्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, यानी पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपको वो दो डिफरेंट बीकर्स दे देता है, उसमें वो कहते हैं कि एक में आपको मैंने दिया है अल्केन और एक में दी है अल्कीन, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अल्केन है और कौन सा अल्कीन है। तो बायस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के अंदर हम डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऐड कर देंगे। दोनों के अंदर KMnO4 को ऐड कर देंगे। जिसने KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर दिया वो अल्कीन होगा और जिसने KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज ना किया वो अल्केन होगा। तो इस तरह से हम इजीली अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। ये टेस्ट अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेयर्स टेस्ट कहते हैं या इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन भी कह दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप आके ऐड होते हैं इस अल्कीन के ऊपर, जो अल्कीन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जी कंबस्टन रिएक्शन। हमें पता है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइंस हो, वो एयर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं। उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और साथ बहुत सी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। तो अल्कीन भी एयर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ हीट निकलेगी। उसकी हम इक्वेशन देखते हैं कैसे इस रिएक्शन को लिखा जाता है। सबसे सिंपल जो अल्कीन हमारे पास है वो कौन सा है, ईथीन। ईथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4 प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाएंगे। जब जलाएंगे तो इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको आप बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर तो आप वैसे इसको याद कर लेते हैं तो बेहतर है। अगर आपको याद नहीं रहता कि कितने कितने मोल यूज़ होंगे रिएक्शन में, बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे करेंगे उसका तरीका देख लो। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करोगे। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है इस साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएंगे। कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। उधर 2 है इधर 6 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी C2H4 प्लस 3O2। ये मिलके बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से किसी भी अल्कीन को हम प्रोपीन को ले लेते हैं। प्रोपीन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं C3H6। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाएंगे, प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको हमने बैलेंस करना है। पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और फिर एंड पे ऑक्सीजन। 3 कार्बन है तो इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 हाइड्रोजन है तो वाटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। 6 ऑक्सीजन और 9, टोटल 9 ऑक्सीजन प्रोडक्ट वाली साइड पे है, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे है। अब अगर हम इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये इसके इक्वल आएगा, बैलेंस होगा, क्योंकि हमें 9 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो 2 को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा। अब 4.5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसको 9/2 कर दो।
9/2 कितना होता है, 4.5 होता है। तो इसको मैंने 9.2 लिख दिया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में नहीं लेके आना, हमने होल नंबर में लिखना है, तो इसलिए इसको 9/2 मैंने कर दिया। अब 9/2 इसको कर दिया। अब एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2C3H6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, बाकी 9 बच जाएगा, 9O2। इसको करेंगे ये हो जाएगा 6CO2। इसको करेंगे ये हो जाएगा 6H2O। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको आप देख भी सकते हैं। 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 तो 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 18 ऑक्सीजन, 6 तो 12 ये और 6 ये, 18 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, जो कंबस्टन रिएक्शन वाली इक्वेशंस होती हैं। बहुत ही आसान है, पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो और एंड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओजोन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, O3। तो ओजोन का हमने एडिशन करना है अल्कीन के अंदर। ओजोन बहुत ही रिएक्टिव होती है और अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन के अंदर। पहले हम वो स्टेप्स देखते हैं, फिर इस रिएक्शन का जो यूज़ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि रिएक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे सिंपल अल्कीन इथीन को हम लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर हम ओजोन को ऐड करेंगे, O3 ओजोन को ऐड करेंगे। जब ओजोन को ऐड करेंगे बहुत फास्ट रिएक्शन होगा और जो इससे प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरह से ओजोन का एडिशन होगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। इसको हम कहते हैं मोलो ओजोनाइड, मोलो ओजोनाइड। और ये हाईली अनस्टेबल होती है मोलो ओजोनाइड, अनस्टेबल, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है, एक रिंग बन रहा है और तीनों ऑक्सीजन जो है वो रिंग की एक ही साइड के ऊपर है, तो इसलिए ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म है, इसको मोलो ओजोनाइड कहते हैं। वैसे तो मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एडिशन किस तरह से होता है ओजोन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन ऐड होगी इसके अंदर, तो ओजोन को इस तरीके से लिख लो। ओजोन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ओजोन को। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओजोन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। और ओजोन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लाइक दिस, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और तीसरी इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमने ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर। इस कार्बन का इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। जैसे ही इस कार्बन का इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम मोलो ओजोनाइड कहते हैं। हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से ये खुद को रीअरेंज करता है। अब रीअरेंज कैसे होगा, उसमें 2 चेंजेस आएंगी। एक तो रीअरेंजमेंट के दौरान ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है CH2, ये बॉन्ड आपने ख़त्म कर देना, इसको ऐसे लिख लेना है। दूसरा, इनमें से एक ऑक्सीजन ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन नीचे इस तरह से और एक ऑक्सीजन ऊपर, इस तरह से ये बन जाएगा। ये रीअरेंजमेंट इसने किया, खुद को थोड़ा स्टेबलाइज किया है, इसको रीअरेंज फॉर्म कहते हैं। मोलो ओजोनाइड ने खुद को रीअरेंज किया है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसको सिंपल हम ओजोनाइड कह देते हैं। अब ये जो ओजोनाइड है ये भी जिंक की मौजूदगी में खुद को रिड्यूस करता है, इसकी रिडक्शन होती है और रिडक्शन के नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। तो जिंक की मौजूदगी में ये रिड्यूस होगा। अब रिडक्शन कैसे होगी, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और ये जो एक ऑक्सीजन बचता है ये मिल जाएगा इस जिंक के साथ, ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन आप ऐसे लिख लो।
और एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस जब ये बॉन्ड टूटेंगे, ये हिस्सा अलग होगा, तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन से डबल बॉन्ड। इस तरह से इस ऑक्सीजन का इस कार्बन से डबल बॉन्ड और 2 इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये भी इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये इस एल्डिहाइड के बनते हैं जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, रिडक्शन होती है जिंक की मौजूदगी में। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि इस साइड पे हमने कौन सा अल्कीन यूज़ किया है। जब हम इथीन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन का जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड के राइट साइड पे कितने कार्बन हैं, लेफ़्ट साइड पे कितने कार्बन हैं। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, देखो जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी तो वहाँ से टूटेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत लंबी चेन है, अल्कीन की एक बहुत लंबी चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसकी हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं। हमने ये देखना है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड के ऊपर कितने कितने कार्बन मौजूद हैं। तो जब हम इसकी ओजोनोलिसिस करवाएंगे, यहाँ से ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इसकी अलग प्रोडक्ट बन जाएगी, इसकी अलग प्रोडक्ट बन जाएगी। तो हम देखेंगे कि दोनों हिस्सों में कितने कितने कार्बन आते हैं। 4 कार्बन एक हिस्से में चले जाएंगे, 4 कार्बन दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जो टोटल अल्कीन था उसमें 8 कार्बन थे। और डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद आता है? 4 कार्बन के बाद। डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद आता है? 4 कार्बन के बाद। इस तरह से इस साइड पे 2 कार्बन भी हो सकते थे, इस साइड पे 2 कार्बन भी हो सकते थे। तो 2 हिस्से बनने थे, 2 यानी मॉलिक्यूल बनने थे एल्डिहाइड के या कीटोन के। एक में 4 कार्बन आने थे, एक में 2 कार्बन आने थे। तो हमें पता चल जाना था जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 कार्बन के बाद या 4 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, लाखों हज़ारों छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके आपस में कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उन बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहा जाता है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है एक, मर्स का मतलब होता है यूनिट, यानी बहुत से यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं पॉलीमर्स। अगेन पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर्स का मतलब होता है यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। इस तरह से इथीन की भी पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 400 सेल्सियस और जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो 100 atm प्रेशर एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एज ए कैटालिस्ट ये रिक्वायर्ड होती है। बहुत कम मिकदार में, बहुत माइन्यूट मिकदार में ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होती है पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा? n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, n का मतलब लाखों मॉलिक्यूल्स जो है वो इथीन के ये पॉलीमराइज होते हैं इन कंडीशंस में। 400 सेल्सियस टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन होते हैं। तो इससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीथीन। ये इथीन है, इथीन इसका मोनोमर है। ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कम्बिनेशन से जो पॉलीमर बनता है इसको हम पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन ये प्लास्टिक पॉलीमर है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह के बहुत से यूनिट्स हर डायरेक्शन में फैलते जाते हैं। इस तरह से बॉन्ड लगा के इसको छोड़ दिया जाता है और बाहर N लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि इस तरह के बहुत से यूनिट्स इसमें आपस में कंबाइन होते हैं। पूरा पॉलीमर का फार्मूला चूँकि लिखना पॉसिबल नहीं होता तो अमूमन पॉलीमर्स को ऐसे ही लिखा जाता है कि जो उसमें एक यूनिट होता है उस एक यूनिट को लिख के, क्योंकि बाकी यूनिट भी इस तरह के होते हैं, उसके बाहर ब्रैकेट लगा के N लिख देते हैं। तो इस तरह से पॉलीमर के फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है।
यूज़ मैंने बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन को। अगर हम अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो इसमें एक कैटालिस्ट और भी इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है। वो कैटालिस्ट होता क्या है? वो होता है एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल, एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल, ये एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल का फार्मूला है, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इसको ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट कहते हैं। अगर इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो जो पॉलीथीन बनता है, जो प्लास्टिक बनता है, वो ज़रा अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक है वो फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ईथीन की पॉलीमराइजेशन किस तरह से होती है, किन कंडीशंस में होती है। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। स्पेशली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने आपको बताए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंड पे यूजेस हैं ईथीन के, वो आपने लाजमी से खुद से याद करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नहीं पढ़ाता क्योंकि वो आसान होते हैं, आप खुद भी पढ़ोगे तो उनकी समझ आ जाएगी। इसके यूजेस में एक यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या होती है? तो वो यूज़ आपने स्पेशली उसको याद करना है कि जब ईथीन का रिएक्शन होता है डाई सल्फर डाइक्लोराइड से, H2Cl2 से ईथीन रिएक्शन करती है तो उससे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की गैस बनती है जिसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वार के दौरान उसको एज ए वेपन भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये यूज़ आपने स्पेशली इसको याद करना है, बाकी भी याद करने हैं, वो आसान से आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।